हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज होने वाला है आपका फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार बच्चों प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा नेटवर्क इशू है क्या? क्या आप लोग मुझे, मेरे बच्चे, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज़ बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो, यस और नो लिख करके भेजेंगे। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस 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 यस, नमस्ते नमस्ते। आप सभी प्यारे बच्चे को नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। यस, देख पा रहे हैं सब लोग? चलिए तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बच्चे अभिषेक कुमार जी, राकेश कुमार हैं, मंजू हैं, विशाल हैं, उदय प्रकाश हैं, अनिल हैं, सौरभ हैं, रुचि है, मौर्या हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज आपका टेस्ट है, इसीलिए जितना ज़्यादा हो सका है ना, जितना ज़्यादा हो सकता है आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, हर जगह मेरे बच्चे शेयर कर दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं बच्चों शेयर करने के लिए, और 30 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा मेरे बच्चे, पूरा जितने भी बिहार के एजुकेशनल ग्रुप हैं, हर जगह मेरे विद्यार्थी 30 सेकंड के अंदर आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोग कैसे हैं एक बार बताइए बच्चों एक बार कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग कैसे हैं। बढ़िया है गुरुजी सर, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतिहास गवाए गुरुजी टाइम पे नहीं आते। हाँ होता है मेरे साथ, ठीक है ना? चलिए बढ़िया है, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग अच्छे हैं। यस 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 यस, चलो बहुत बढ़िया, मस्त है बच्चों। सब लोग सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत स्पीड में, जितना ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम जो है अपना, चैप्टर का नाम बच्चों, जो चैप्टर खत्म हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों, कल हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया है और ये बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। अब आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, आप लोग भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद आता है प्यारा सा मोटिवेशन मेरे विद्यार्थी जी, हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़े हैं। कहते हैं बच्चों कि हर इंसान के जीवन में यही होता है कि रोज हम गिरते हैं, रोज हम उठते हैं, तो कहते हैं हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, कठिनाइयां आए, फिर भी प्यारे बच्चों हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, हमें बच्चों पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा है, और वो है बच्चों क्या? वो है हमारी शिक्षा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी बच्चों का ड्रीम क्या है बच्चों, एक बार जल्दी जल्दी बताओ कि सभी प्यारे प्यारे बच्चों का ड्रीम क्या है। ड्रीम क्या है मेरे विद्यार्थी जी? तो ड्रीम है ना, बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस लाने का हर किसी के अंदर ड्रीम होना चाहिए कि भाई बोर्ड एग्जाम का 450 प्लस का होना चाहिए। और बहुत दिनों के बाद यूट्यूब से मिले हैं, है ना, हम लोग बच्चों यूट्यूब पर आए हैं। तो गुरुजी हैं कटिहार जिले से, जरा आप लोग बताइए कि आप लोग बिहार के किस किस कोने से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बच्चों यूट्यूब पर मिले। एक बार जल्दी जल्दी बताओ कि आप लोग बिहार के किस जिले से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, किस कोने से जुड़े हैं। और मेरे विद्यार्थी जी एक प्यारा सा पोल हुआ है आप लोगों के लिए, जहां आप लोगों से ये पूछा गया है कि क्या आपने सेशन को शेयर कर दिया है। तो अगर बच्चों कर दिया है तो यस, और नहीं किया है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। आप देख सकते हैं ऊपर एक प्यारा सा पोल करवाया गया है आप लोगों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और प्यारे बच्चों बहुत जल्दी हम नोट्स आज ही देखते हैं रात में, अगर अपडेट हो पाया तो आपको अपडेट करके बच्चों हम नोट्स दे देंगे, ठीक है ना? नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? सब लोग अलग अलग जगह से हैं, बोलो नोट्स चाहिए या नहीं जल्दी से। गुरुजी किसको नहीं चाहिए? अब देखना कमेंट बॉक्स पूरा भर जाएगा। यस 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 बच्चों, बताओ नोट्स चाहिए कि नहीं जल्दी से। बताओ भाई नोट्स चाहिए? बेगूसराय, मोतिहारी, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, नेपाल से भी कुछ लोग देखते हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, यस गुरुजी, यस 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 भाई, किसको नहीं चाहिए? हाँ कहते हैं गुरुजी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए।
तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आज के टेस्ट में इस बैच में पढ़ाई होती है, आप लोग को पता है कि भाई फर्स्ट रैंक में भी 2-2 लोग हैं दिशा से, और इस बैच में आपकी पढ़ाई होती है ना। इसकी फीस 749 रुपये है, आप लोग जानते होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का होने वाला है टेस्ट, आपका टेस्ट हो रहा है। 70 क्वेश्चन है बच्चों, कितने नंबर ला पाएंगे आप लगभग बताओ कि 70 में आज कितना नंबर आएगा। एक टारगेट रखो, एक लक्ष्य बनाओ कि 70 में कितने क्वेश्चन आप ला सकते हो सही। बच्चों 4-5 क्वेश्चन है इसमें जो आउट ऑफ सिलेबस भी है, यानी जिसको आप नहीं पढ़े हैं, है ना। 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जिसको आप नहीं पढ़े हैं। फिर भी बच्चों आप लोग कम से कम लक्ष्य लेकर चलिएगा कि भाई 60 प्लस का लक्ष्य सबको लेकर चलना है, कि 70 क्वेश्चन में से 60 प्लस का लक्ष्य आपको लेकर चलना है। कि कुछ भी हो जाए भाई 60 से कम तो सही नहीं होगा, कुछ भी हो जाए तो यही लक्ष्य लेकर चलिएगा कि कुछ भी हो जाए 60 से कम तो नहीं होने वाला है। आइए बच्चों गुरुजी का नाम लेकर के शुरू करते हैं, गुरुजी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला उत्तर आपको देना है। पहला सवाल है, कह रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन के विषय में, बच्चों प्रकाश के परावर्तन के विषय में बात करते हैं तो वहां पर भी हम लोग पढ़े थे 2 नियम होते हैं। मेरे बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के भी मेरे विद्यार्थी जी 2 नियम होते हैं, आप याद रखिएगा। और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो नियम बच्चों क्या कहलाता है, दूसरा नियम क्या कहलाता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दूसरे नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। बच्चों क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम क्या है बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरुजी स्नेल का नियम जो होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि हम लोग जो है परावर्तन कहाँ पढ़ते हैं, परावर्तन पढ़ते हैं बच्चों दर्पण में, परावर्तन पढ़ते हैं दर्पण में, जबकि अपवर्तन कहाँ पढ़ते हैं, लेंस में पढ़ते हैं। दर्पण में भी बच्चों कहाँ पर ज्यादा हम पढ़ रहे हैं कि गोलीय दर्पण के विषय में। तो गोलीय दर्पण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो गोलीय दर्पण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कमेंट किसका आता है मैं देखना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अगर आपसे पूछे लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान बच्चों क्या होता है। एक तो फॉर्मूला पढ़े थे माध्यम के अपवर्तनांक का कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये भी फॉर्मूला होता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो आप देखेंगे किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है बच्चों बताओ, क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि साइन आई बटा साइन आर मान होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या होता है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या होता है। अब यहां पर आकर के फंसा दिए, गुरुजी आप पढ़ाए थे लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों सेंटीमीटर का इनवर्स, दूसरा ऑप्शन है मीटर सिर्फ बच्चों, और तीसरा है बच्चों सेंटीमीटर, और चौथा है बच्चों डायऑप्टर। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर मारेंगे। गुरुजी आप बताए थे कि लेंस की क्षमता का जो एस आई मात्रक होता है, एस आई मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है। तो बच्चों ऑप्शन में तो सबसे पहले मीटर इनवर्स होना चाहिए। अगर मीटर इनवर्स नहीं दिया है तो हम आपको बताए थे कि 1 मीटर इनवर्स किसके बराबर होता है। 1 मीटर इनवर्स जो है बच्चों एक डायऑप्टर के बराबर होता है। तो एक डायऑप्टर के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े थे बच्चों। तो हमारा आंसर बताइए क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर डायऑप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। लेकिन अगर ऑप्शन में मीटर इनवर्स होता तो हम किसको सेलेक्ट करते बताइए कमेंट बॉक्स में, इसी को सिलेक्ट करते। यस गुरुजी इसको सिलेक्ट कर दे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बच्चों नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है कि अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है आपको बताना है कि बच्चों कोई लेंस अगर है तो उसमें आवर्धन का मान क्या होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आवर्धन का मान क्या होगा। सुनील कुमार जी, धर्मवीर कुमार जी, आशीष कुमार, सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए। मुस्कान कुमारी, पायल कुमारी, राजेश कुमार, जितना फास्ट कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है। आवर्धन बराबर होता है V/U
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका होगा। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बताइए जल्दी से कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या लिखते हैं इसके विषय में कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों जल्दी जल्दी से बताइएगा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन बच्चों मात्रक विहीन होता है ना, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। इस बात का हमेशा याद रखना है कि मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हीरे का अपवर्तनांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है हीरे का अपवर्तनांक। बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे अपवर्तनांक पढ़ा था, है ना, आपने बहुत सारे अपवर्तनांक पढ़े हैं, उसमें से आपको बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। जल्दी से जल्दी जितना फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। मेरे बच्चे हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है बताइएगा। तो सर हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है, और यही बच्चों सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक अपवर्तनांक यही हुआ। मैं अगर पूछूं बच्चों संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, संसार का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखिएगा, संसार का सबसे कठोर पदार्थ बच्चों हीरा होता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का 1.0003 होता है। मेरे बच्चे जल का अपवर्तनांक पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1.33 होता है। मेरे बच्चे बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। तो इस बात का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसको याद रखना बच्चों बहुत ही जरूरी है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहां तक समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है हल्का सा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने देंगे बच्चों, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा अगर आपको यहां तक में कोई भी इशू नहीं है तो, है ना। जल्दी से प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे सब लोग बच्चों। हो गया, बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 6 कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बच्चों अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपने पढ़ा था बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। हमने कहा था अगर बच्चों उत्तल लेंस है, मैंने कहा कि उत्तल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल को मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी कहते हैं, और अवतल जो लेंस होता है, अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। इसके पीछे रीजन है कि यह बच्चों किरणों को अपसारित करता है। तो आंसर में लिखा, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा बच्चों अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को। अगर बच्चों यही बात पूछा जाए दर्पण के लिए, यही बात अगर दर्पण के लिए पूछा जाए कि मेरे विद्यार्थी जी किस दर्पण को, है ना, पूछा जाए कि किस दर्पण को अपसारी कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी कहते हैं, तो मेरे विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस दर्पण को अपसारी कहते हैं। तो मेरे सभी बच्चों का आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइएगा। सवाल यहां पर दर्पण के विषय में पूछा गया है कि किस दर्पण को अपसारी कहते हैं। देखिए लेंस में जो चीजें बच्चों, लेंस में जो नाम किसका है, अवतल को हम लोग कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेंस में अवतल को कहते हैं, लेंस में अवतल को कहते हैं। लेकिन दर्पण की जब बात आएगी तो यहां पर बच्चों हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। विशेष रूप से याद रखिएगा यहां पर हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुरझाती है। मेरे बच्चे आपको बताना है कहां मुरझाती है। विरल माध्यम से जब कोई किरण सघन माध्यम में जाती है तो वो कहां मुरझाती है आपको बताना है, ठीक है ना, ठीक है ना। कमेंट अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे, ठीक है ना, जितना एक्चुअल कमेंट टाइमली मुझे नहीं दिख रहा है बच्चों। तो हमने कहा कि विरल माध्यम से, मान लो बच्चों की ऊपर वाला माध्यम वायु है और नीचे वाला माध्यम जल है। नीचे वाला माध्यम क्या है बच्चों, नीचे वाला माध्यम मान लो जल है, ऊपर में हमारा वायु है। हमने क्वेश्चन क्या कहा, हमने कहा कि बच्चों विरल माध्यम से सघन में, जब भी विरल माध्यम से सघन में कोई किरण जाएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कहां मुड़ जाती है, तो अभिलंब से दूर नहीं बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है और 2023 में बिहार बोर्ड में यह सवाल पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जितना फास्ट आपका हो सकता है फास्ट आंसर कीजिए मेरे बच्चे, जल्दी से। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमने पढ़ा था लेंस के विषय में कि मेरे बच्चे उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। मेरे बच्चे लेंस हो या दर्पण, लेंस हो या दर्पण बच्चों, दर्पण अगर होता, दर्पण होता तब भी मेरे बच्चे उत्तल का ही धनात्मक होता है। विशेष रूप से याद रखिएगा बच्चों, क्या ना, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? अगर आपसे पूछा जाए किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्षमता धनात्मक होती है, तो यहां पर भी आप किसका नाम लेंगे? तो यहां पर भी आप उत्तल का ही नाम लेंगे बच्चों। धनात्मक में हर जगह जो है उत्तल का ही नाम आता है, उत्तल का ही नाम धनात्मक में हर जगह आता है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 मेरे विद्यार्थी जी, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी, धनात्मक फोकस दूरी होती है। फिर से वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों। जल्दी से बता दो कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है बच्चों? जरा जल्दी बताइएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा। धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो उत्तल लेंस की होती है, उत्तल लेंस की होती है। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से, उल्टा बच्चों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, मान लो बच्चों कि ये माध्यम जल का है, ये माध्यम जल का है और ऊपर वाला माध्यम जो है, ऊपर वाला माध्यम किसका है? ऊपर वाला माध्यम वायु का है। तो हमने कहा बच्चों कि सघन माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। अर्थात मेरे बच्चे अभिलंब के साथ इसका जो कोण बनेगा ये बड़ा बनेगा, ये कोण बड़ा बनेगा, जो आई कोण बनेगा बड़ा बनेगा, और ये कोण बच्चों छोटा बनेगा, आर कोण छोटा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई जो होगा मेरे बच्चे, एंगल आई जो होगा वो बड़ा होगा किससे? एंगल आर से। एंगल आई जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा किससे बताओ? एंगल आई जो होगा वो बच्चों किससे बड़ा होगा बताइएगा? एंगल आई किससे बड़ा होगा? तो कहते हैं गुरुजी एंगल आई का जो मान है, एंगल आई का जो मान है बच्चों, ऐसी स्थिति में जो एंगल आई का मान है वो क्या होगा? बड़ा होगा एंगल आर से। बच्चों 9 नंबर सवाल में कहीं मिस्टेक हो गया क्या? है ना, चिन्ह परिपाटी के, है ना, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। एक तो उत्तल लेंस की होती है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण की भी होती है। तो बच्चों ए और बी दोनों होगा, यहां पर क्या होगा? ए और बी दोनों। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, इसलिए कहते हैं सावधानी हटी, सावधानी हटी। तो बच्चों जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होता है? जैसे ही सावधानी हटती है तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? सावधानी हटते ही क्या होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सावधानी हटते ही क्या होता है? दुर्घटना घट जाती है। तो बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बताइए आप लोग 10 सवाल में से, पहले 10 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का पहले 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है? पहले 10 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए 10 में से कितना सही हुआ। पहले 10 सवाल में आपने कितना सही किया है? ठीक है ना, सब कोई लिख रहा है सर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, पूरा पूरा सही हुआ गुरुजी। हाँ बच्चों, पूरा सही होना भी चाहिए, किसी भी हाल में पूरा का पूरा सही होना भी चाहिए। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, फोन को ना साइलेंट मोड पे करने दीजिए, 2-3 बार फोन आ गया किसका किसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां हैं उसको हम कहां से मापते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, या बच्चों ध्रुव से, या फोकस से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कीजिए बहुत अच्छे से कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जितनी भी दूरियां होती हैं हम सभी दूरियों को कहां से मापते हैं? तो बच्चों ध्रुव से मापते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? बच्चों जब भी छोटा अक्षर होगा तो हम चाहेंगे उसको अधिक से अधिक जूम करके पढ़ें। क्या चाहेंगे? अधिक से अधिक जूम करके पढ़ें। और जूम बच्चों ज्यादा किस में होता है? तो अवतल में होता है। तो याद रखना बच्चों,
जूम ज्यादा उत्तल में होता है, इसलिए अवतल वाले ऑप्शन को छांट दीजिए। अवतल वाला ऑप्शन छट गया। अब दो ऑप्शन बचा है, 50 सेंटीमीटर वाला या 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों याद रखिएगा, जितना फोकस दूरी कम होगा, है ना, जितना फोकस दूरी कम होगा क्षमता उतनी अधिक होगी। तो मेरे बच्चे फोकस कम होने से क्षमता क्या होती है, बोलो। फोकस कम होने से मेरे बच्चे क्षमता क्या होती है, तो फोकस कम होने से क्षमता क्या होती है, अरे भगवान, फोकस कम होने से क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो मेरे बच्चे हमको क्षमता अधिक चाहिए, यानी फोकस कम चाहिए। फोकस कम चाहिए तो कौन सा सही होगा, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। मेरे विद्यार्थी जी एक बार क्लास को शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए, कम से कम मेरे विद्यार्थी जी कम से कम शेयर, है ना, इतना शेयर कीजिए, कम से कम 3500 प्लस बच्चा तो जुड़ना ही चाहिए। किसी भी हाल में 3500 प्लस विद्यार्थी जी जुड़ना चाहिए। तो एक बार सब लोग दम लगा दीजिए, पावर ऑफ डीओसी बच्चों, और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, एक बार हर जगह आप लोग लगा दीजिए ताकि मेरे बच्चे इतने विद्यार्थी जुड़ सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि उत्तल लेंस द्वारा, क्या लिखा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो मेरे बच्चे उत्तल लेंस में एक ही जगह मैंने आप लोगों को बताया होगा कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ एक जगह। बताइए कहां रखेंगे आवर्धित प्रतिबिंब। तो मेरे बच्चे आपको याद होगा कि उत्तल लेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बच्चों बस एक ही जगह, ये हमारा प्रकाश के केंद्र है और ये हमारा फोकस है। इसके बीच जब वस्तु रहता है तभी बच्चों हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच में, पहला ऑप्शन है अनंत पर गलत है। फोकस और लेंस के बीच में बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तब जाकर के बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। पहला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। पहला ऑप्शन कांच की पट्टिका, नहीं बच्चों। दूसरा ऑप्शन मेरे बच्चे उत्तल लेंस बना सकता है, अवतल नहीं बना सकता, कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा बच्चों कि अगर हम बात करते हैं लेंस में अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस बच्चों किस किस तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल लेंस मेरे बच्चे दोनों बना सकता है, दोनों बच्चों, वास्तविक भी बना सकता है और प्लस में काल्पनिक भी बना सकता है। वास्तविक प्लस काल्पनिक दोनों बना सकता है। लेकिन जब बात बच्चों अवतल लेंस की आती है तो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है बताइए। तो बच्चों केवल और केवल काल्पनिक। कैसा बनाता है, तो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, किसी बिंदु स्रोत, क्या पूछा है कि बच्चों किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। मेरे बच्चे जब लेंस से गुजरता है तो अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, है ना, किसी बिंदु स्रोत, मान लो बच्चों यही हमारा लेंस है, मान लेते हैं यह लेंस है और मेरे विद्यार्थी जी बिंदु स्रोत से, यहां से बच्चों कुछ निकल रहा है, बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, और बच्चों लेंस से क्या हो गई, अपवर्तित होकर, लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है मेरे विद्यार्थी जी उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन पढ़ के देखिएगा, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, गलत। प्रकाश से बिंदु, बिल्कुल गलत। फोकस कहते हैं, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, जहां पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है, एफ कहते हैं गुरुजी, एफ कहते हैं। जो भी फोकस कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, संजीव कुमार जी, करण कुमार, ज्योति, बंटी, अरविंद कुमार, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होते हैं उसमें बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा कि फोटोग्राफी कैमरा में किसका प्रयोग करते हैं। तो जो फोटो खींचने वाला होता है बच्चों उसमें जूमिंग क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जूम किया जाता है। याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरा में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अगर पूछा जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर भी आपको लिखना है बच्चों, यहां पर भी लिखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट है बच्चों, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। मेरे विद्यार्थी जी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, बताइएगा।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एल्कोहल वाला हमने नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो बताइएगा। एल्कोहल का बताइएगा बच्चों, ये तो जल का हो गया है ना, ये तो बच्चों बर्फ का हो गया मेरे बच्चे, यही दोनों में से कोई हो सकता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक अगर किसी को मालूम है तो बताइएगा। हमने बोला था कि कुछ कुछ सवाल जो होंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे बच्चे जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो भी दिया गया है इसमें। क्या आप लोगों में से किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि फोकस पर है ना अभिसरित करने वाला किरणपुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरणपुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम बताइए। कौन सा मेरे बच्चे, कौन सा मेरे विद्यार्थी जी ऐसा लेंस होगा? फोकस पर अभिसरित ना करने वाला किरणपुंज अपवर्तन के बाद समांतर हो जाता है मेरे बच्चे। फोकस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस पर है ना, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज, जो किरणपुंज मेरे विद्यार्थी जी फोकस पर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। फोकस पर मेरे विद्यार्थी जी है ना, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज, फोकस पर अभिसरित यानी बच्चों मान लीजिए कि ये बच्चों हमारा फोकस है और यहां पर जो है मेरे विद्यार्थी जी फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज, एक ही जगह मिलने वाला किरणपुंज जो है मेरे बच्चे अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो बताइए बच्चों, बताइए कि लेंस कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा? तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों वह अवतल दर्पण से, बिल्कुल अवतल दर्पण हो सकता है। दूसरा उत्तल लेंस से, बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी कि मेरे बच्चे अवतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल लेंस भी हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे ये जो अब है ना, ये जो देखते हैं अभिसरित करने वाला, तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो है किरणों को क्या करता है, अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है, अभिसारित करता है। और दूसरी बात मेरे बच्चे उत्तल लेंस भी है ना, उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस ये भी बच्चों किरणों को अभिसारित करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा दोनों बच्चों, सी नंबर होगा, सी नंबर दोनों ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आप लोग पढ़े थे बच्चों पिछले चैप्टर में भी कि m ऋणात्मक क्या बताता है। ऑप्शन ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, सीधा तो नहीं बताता है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, गलत बात है, प्रतिबिंब से है ना वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, गलत बात है। तो बच्चों m का नेगेटिव मान, m का ऋणात्मक मान क्या बताता है मेरे विद्यार्थी जी? तो कहते हैं कि m अगर ऋणात्मक है, m अगर ऋणात्मक है तो बच्चों दो तीन चीज बताता है। पहला तो बताता है मेरे बच्चे कि प्रतिबिंब क्या बना है, वास्तविक एवं उल्टा। क्या बना है मेरे बच्चे? वास्तविक एवं क्या बना है, वास्तविक एवं उल्टा, ये तो आपको पता होगा अच्छे से। और अगर बच्चों m अगर प्लस में है, इसका मतलब कैसा बना है मेरे बच्चे, कैसा बना है? काल्पनिक एवं, बताइएगा काल्पनिक एवं क्या बना है, काल्पनिक एवं सीधा बना है, ये भी आपको बताना है। तो मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर सवाल देखिएगा, लेंस सूत्र है ना, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा, लेंस सूत्र मेरे बच्चे क्षमता के पदों में कौन सा होगा? लेंस का जो सूत्र है वो क्षमता के पदों में क्या होगा? ये क्या क्वेश्चन पूछा भाई है ना, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, p बराबर, बिल्कुल सही लग रहा है, p बराबर 1/f, 1/u गलत है, 1/u में से 1/v माइनस नहीं कर सकते हैं, माइनस 1/u माइनस 1/e ये भी गलत है बच्चों, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो बच्चों बताओ सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेरे विद्यार्थी जी लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/f किसके बराबर है? p के बराबर है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सर 10 नंबर का क्वेश्चन गलती है मेरे बच्चे, 10 नंबर का क्वेश्चन गलती है, ऐसा 5-6 बार कमेंट आ गया एक बच्चे का। देखिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या गलती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाला आपतन कोण और अपवर्तन कोण। बच्चों ध्यान दीजिए, जब यहां से अगर आप देखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे विद्यार्थी जी देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, किरण है ना, माफ कीजिएगा, ये हमारा दोनों केंद्र को अलग करने वाला है। और बच्चों यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि यहाँ से होकर के कोई किरण जब जाती है तो जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चे ये इससे दूर हो जाती है ना, तो अगर हमारा जो एंगल बनेगा, हमारा जो एंगल बनेगा मेरे बच्चे अभिलंब के साथ बनेगा, सॉरी, तो अभिलंब के साथ यहाँ पर एंगल छोटा बनेगा, ये बच्चों यहाँ बनेगा छोटा एंगल, ठीक है, और यहाँ पर अभिलंब के साथ बड़ा एंगल बनेगा। आई एम रियली सॉरी बच्चों,
ये बड़ा एंगल बनेगा, तो हम कह सकते हैं, और ये बच्चों हमारा आई है, ये हमारा आई है, और ये हमारा आर है। आर बड़ा होगा बच्चों, आर बड़ा होगा। यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है। मैंने बच्चों जो कोण है ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच तो बनाया था, लेकिन यहाँ बच्चों हमने यहाँ एंगल बना दिया था। दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरा मिस्टेक था। आंसर मेरे बच्चे बड़ा एंगल बनेगा, और आप कह सकते हैं कि एंगल आर जो होगा, एंगल आर जो होगा मेरे बच्चे वो बड़ा होगा किससे? एंगल आई से बड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन देखो, दैट्स वाई बच्चों हमारा जो आंसर होने वाला है आर जो है वो आई से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल से बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी बताया था आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 21 है। तो पहले आप लोग बताइए कि 20 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया है। जो सवाल हमने छोड़ा है उसका नंबर भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो 20 में से आपने कितना सही किया है प्लीज एक बार बताइएगा। 20 ऑब्जेक्टिव में सब लोग अपना अपना भेज रहे हैं लिख करके। कोई 19 कह रहे हैं, कोई 20 में 20 कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर है, चलो बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थी जी। हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रकाशीय माध्यम कौन सा है। प्रकाशीय माध्यम मैंने आप लोग को पढ़ाया था। लकड़ी प्रकाशीय माध्यम नहीं है, शीशा है, लोहा नहीं है, तांबा नहीं है। पूछा है कौन सा है, तो शीशा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी बच्चों -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस क्या होगा। मेरे बच्चों देखो माइनस में अगर फोकस है, माइनस में अगर फोकस है मेरे बच्चे, माइनस में अगर फोकस है तो सिंपली समझो कि दोनों बच्चों अवतल है ना। दोनों क्या है बच्चों बताओ, अवतल है। क्या है कि लेंस हो या दर्पण हो, दोनों बच्चों माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का चाल बच्चों, चाल न्यूनतम किस में होगा, यानी प्रकाश की चाल कम किस में होगी आपको बताना है। पहला है बच्चों निर्वात में तो अधिक होती है, जल में अधिक होती है, वायु में अधिक होती है। सबसे न्यूनतम कम किस में होगा, तो कांच में। बच्चों आप कोशिश करो कि सबसे पहला आपका कमेंट कैसे आए, ठीक है ना। कोशिश करोगे बताओ जल्दी से, है ना। आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले कमेंट कैसे आए, ठीक है। यानी कि भैया सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा जो भी मैं पूछता हूं उसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। अगर हम कह दें बच्चों की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसी को तो मैंने पढ़ाया था बच्चों। इसी को मेरे विद्यार्थी जी, इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, है ना, H1/H2 पढ़े होंगे या H1/H पढ़े होंगे, जो भी आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कि मान लिया कि माध्यम 1 में मेरे विद्यार्थी जी, है ना, मान लिया कि माध्यम 1 में, अरे भैया क्या हो गया, अरे ये बंद कैसे हो गया। लो भाई कर लो बात, ठीक है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बंद हो गया। लगता है मेरे बच्चे नाराज हो गया बोर्ड मुझसे। हाँ नाराज हो गया क्या, जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नाराज हो गया क्या। हाँ क्या हो गया, अबे अच्छा खुल रहा है। लो भाई नाराज हो गया क्या। मैंने ऐसा क्या बोल दिया नाराज हो गया, मैंने कुछ तो नहीं बोला ऐसा। नो सर जी, नो सर जी। हाँ लो भाई सर बोर्ड चेंज कर दीजिए। मैंने एक बार चेंज किया था बच्चों, ठीक है, फिर मुझे मन ही नहीं लगा। मतलब पता नहीं क्या हो गया, इस बोर्ड से बड़ा लगाव हो गया। बड़ा स्मूथ लिखा था इसमें, है ना। इस बोर्ड में थोड़ा साफ साफ लिखाता है, बड़ा अच्छा लिखाता है, इसलिए मैं बच्चों चेंज नहीं करता हूँ। अगर ज़्यादा मजबूरी होगी तो चेंज करना पड़ेगा, पर ठीक है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है मुझे। भैया मोड़े जल्दी से आ जाओ।
पेज कहाँ चला गया भाई, जल्दी से आ जाओ, पेज आ जाओ। हाँ, कितने नंबर क्वेश्चन में थे बच्चों? सवाल नंबर, लो भाई कुछ नहीं बचा है, 23 के बाद कुछ नहीं बचा है, सब खत्म, टाई टाई बाय बाय हो गया। बड़ा दुख होता है बच्चों। सवाल नंबर बताना कहाँ तक हुआ है? 25, 25 नंबर क्वेश्चन तक हुआ है, 22 तक हुआ है। अब क्या हो गया भैया? चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हाँ आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मान लिया कि मेरे बच्चे माध्यम एक में प्रकाश की जो चाल है, अरे आज लगता है मेरे बच्चे कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? माध्यम एक में प्रकाश की जो चाल है बच्चों, वो वेग है वो v1 है, और माध्यम टू में प्रकाश की चाल v2 है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर होगा बच्चों माध्यम वन का यानी कि v1 अपॉन v2। बच्चों क्या होगा? v1 अपॉन v2, दोनों को अनुपात में लिख देंगे, दोनों को अनुपात में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कि v1 बटा v2 हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन जो है अपवर्तनांक जब हम लोग निकालते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं दिया है, फिर भी आपको ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, पहले वाले को ऊपर दूसरे वाले को नीचे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे, देख सकते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में सवाल लिखा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव क्या होता है? अतः इसका झुकाव क्या होता है? तो मेरे बच्चे अतः इसका झुकाव अगर हम देखेंगे, अतः इसका झुकाव अगर हम देखेंगे, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो इसका झुकाव कहाँ होता है? मेरे बच्चे इसका झुकाव जो होता है वो अभिलंब की ओर हो जाती है। कहाँ होती है बताइएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे कि अभिलंब की ओर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर सवाल में कि यू वी एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र कौन सा है? बताइएगा लेंस सूत्र कौन सा है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी। लेंस सूत्र कौन सा है? तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा लेंस सूत्र में। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बच्चों निर्गत किरण जो सबसे लास्ट में बाहर निकलती है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला है? निम्नलिखित में से कौन लेंस के आवर्धन का सूत्र है? तो लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है v अपॉन यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी 30 नंबर। 30 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया है कि बच्चों अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन सदा कैसा होगा? आवर्धन हमेशा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए है धनात्मक होगा, ऑप्शन ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होगा, या इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का सही उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर जी आप क्या क्या लिखते हैं आप लोग भाई? जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा मेरे बच्चे। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि अगर प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, तो याद रखिएगा मेरे विद्यार्थी जी,
हमेशा जो है m का मान धनात्मक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर सवाल तक आप लोग पहुंच चुके हैं, लगभग आधा टेस्ट कवर कर लिए हैं। तो 30 में से आपका कितना सही है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 30 नंबर में आप लोगों ने कितना सही किया है। 30 तक में बच्चों जल्दी जल्दी लिखो स्पीड में, 30 में कितना सही हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 31 नंबर सवाल मेरे बच्चे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। हमने पहले ही बताया था कि आवर्धन का कोई SI मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई SI मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन बच्चों मात्रक विहीन होता है। याद रखेंगे आवर्धन कैसा होता है, मात्रक विहीन होता है। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। हमने बहुत बार आपको समझाया है कि किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या बच्चों हमेशा हमेशा 2 होती है। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। 33 नंबर, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच में हो, जब वस्तु जो है बच्चों फोकस और लेंस के बीच में रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में बस एक ही स्थिति है बच्चों, जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताइएगा जरा जरा बताइएगा सब लोग कैसा बनता है। तो मेरे बच्चे काल्पनिक बनता है और कैसा बनता है, सीधा, काल्पनिक और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 है 34 में, कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा लेंस अपसारी होता है बताइएगा मेरे बच्चे। तो हमने कहा उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या कहा, अवतल लेंस को अपसारी कहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 में, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। बच्चों वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है बच्चों बताओ। तो कहते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल किसकी अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा हमेशा बच्चों कम होती है। याद रखना निर्वात अलग चीज है ना, जहां पर वायु भी नहीं हो। निर्वात किसको बोलते हैं बच्चों, निर्वात किसको बोलते हैं, ऐसा स्थान जहां पर क्या हो, वायु भी नहीं हो, है ना, जहां वायु भी ना हो, है ना, वायु भी ना हो, वायु भी ना हो मेरे बच्चे, इसी को कहते हैं शून्य बच्चों। जहां पर वायु भी नहीं होती है उसी को बच्चों निर्वात कहा जाता है, ऐसा जगह जहां पर हवा भी ना हो। तो मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रकाश से माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन और दूसरा होता है विरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर में बच्चों, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम से क्या होती है। हमने जब आपको 2 माध्यम पढ़ाया होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया होगा, एक माध्यम होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। बच्चों जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल होता है, जिसमें कम होती है उसको सघन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है मेरे विद्यार्थी जी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। विरल बच्चों हम उसी को कहेंगे जहां प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के समांतर 2 है ना, किसी उत्तल लेंस के सामने, माफ कीजिएगा सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मेरे बच्चे आपको मैंने बताया है कि अगर 2f और अनंत के बीच वस्तु को रखा गया है, कहाँ रखा गया, ये बच्चों f1 हो गया, ये बच्चों 2f1 हो गया, और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा बताइएगा। इसका प्रतिबिंब बच्चों 2f1 है तो यहाँ बच्चों लिखेंगे 2f2, और अनंत लिखा है, अनंत है तो बच्चों फोकस, यानी यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा मेरे बच्चे, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब हर हाल में कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा बच्चों, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, है ना। अब पूछा है वास्तविक उल्टा और बड़ा, नहीं बच्चों वास्तविक उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिबिंब छोटा होगा क्योंकि मैंने बताया था 2f तक जो है प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जैसे ही हम पीछे चले जाएंगे तो वो छोटा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन में, किसी लेंस में, है ना, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो उसे क्या कहते हैं। मेरे बच्चे बताइएगा तो इसे क्या कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर 2 उभरा पृष्ठ है, कौन सा लेंस है बच्चों बताइएगा। बच्चों तो उत्तल लेंस देखे होंगे, उत्तल लेंस में क्या होता है, बाहर की ओर बच्चों उभरा हुआ दोनों पृष्ठ होता है।
एक पृष्ठ अगर हम यहाँ बीच से ये डॉट डॉट लगाते हैं तो एक पृष्ठ आप यहाँ देख रहे हैं और एक पृष्ठ आप यहाँ देख रहे हैं, तो दो पृष्ठ बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है। वो किस लेंस में होता है बच्चों बताइएगा? तो कहते हैं वह उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल लेंस में ही ऐसा होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है बच्चों बताएंगे? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये हमेशा हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन ए। अब 40 क्वेश्चन लगभग आपका हो चुका है। 40 में से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे बच्चे कि आप लोगों ने लगभग कितना सही किया है 40 में से, जल्दी से 40 में से कितना सही किया है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे कि 40 में से आपने कितना सही किया है। 40 में से, है ना, 40 में से कितना सही किया है जरूर आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग भी बदल जाता है बच्चों। अगर हम माध्यम को बदलेंगे तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। इसको क्या कहते हैं? है ना, आवर्तन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं मेरे बच्चे। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग में परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो जाता है। 42 नंबर है कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणों में पैदा होता है। हमने बताया था कि जब कांच की सिल्ली में, बच्चों मैंने आपको सिखाया होगा, ऐसे मैंने एक लिया होगा कांच की सिल्ली और इसमें मैंने प्रकाश की किरणों को जब पार कराया होगा तो मैंने बताया होगा मेरे विद्यार्थी जी, प्रकाश की किरणें जब यहाँ पर पार होती हैं इस तरह से मैंने सिखाया होगा, तो मेरे बच्चे इसमें क्या पैदा होता है पता है आपको? इसमें क्या पैदा होता है? तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ाया होगा आपको, यहाँ पर पार्श्व विस्थापन होता है। यहाँ पर पार्श्व विस्थापन मैंने आपको सिखाया होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या होता है? यहाँ पर पार्श्व विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता -5D है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? मेरे बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है। क्षमता -5D है तो फोकस दूरी यानी f बराबर क्या होगा? f बराबर बच्चों 100 बटा हम लोग करते हैं 5 से भाग देंगे तो माइनस में है तो माइनस में ही आंसर होगा, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार, समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? बच्चों समान साइज के लिए पता है आपको? आपको अवतल दर्पण याद है कुछ? अवतल दर्पण कुछ याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अवतल दर्पण में मैंने सिखाया था कि मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है? तो यहाँ पर वस्तु को हमने बताया था कि बच्चों सी पर रखना पड़ता है, वक्रता केंद्र पर। लेकिन मेरे बच्चे ये दर्पण में मैंने सिखाया था कि वक्रता केंद्र पर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सी पर वस्तु को रखना पड़ता है, ऐसा मैंने आपको दर्पण में सिखाया था। पर यहाँ तो दर्पण नहीं है, यहाँ तो लेंस है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2f1। क्या हो जाएगा? 2f1 हो जाएगा मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर 2f1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। बहुत बार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। तो लेंस बनाने में जल का प्रयोग, कांच का प्रयोग, प्लास्टिक का प्रयोग, किसका प्रयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने में याद रखिएगा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल है जिस लेंस का एक तल उभड़ा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो उसे क्या कहते हैं? एक तल उभड़ा हुआ है यानी उत्तल है, एक तल समतल है। तो बच्चों क्या हम इसे अभिसारी कहेंगे? नहीं सर। अपसारी कहेंगे? नहीं सर। एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरे तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे बच्चों। हम इसको एक तरफ है ना समतल और एक तरफ उत्तल, इसको बच्चों समतलोत्तल कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है, हम इसको समतलोत्तल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर में पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है, इसके पीछे क्या कारण है? बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, जहां एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। मेरे विद्यार्थी जी मैंने आपको सिखाया था कि प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में मैंने कुछ उदाहरण समझाए थे। वहां मैंने बताया था कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ना, इसके पीछे रीजन है प्रकाश के अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन का रीजन है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है
तो लेंस की क्षमता क्या होगी? मेरे बच्चे 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? मैंने बताया था कि भैया समता निकालने के लिए यानी पी निकालने के लिए 100/f करना है। अगर बच्चों 100 सेंटीमीटर है और 20 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आप सब लोग पढ़े हैं 20 पंजे 100 होगा और उत्तल होने की वजह से प्लस में होगा, तो बच्चों प्लस में 5 डायऑप्टर हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी लेंस के प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? हमने आपको जब किरणों के विषय में पढ़ाया था कि बच्चों किरणें कैसे बच्चों उत्तल लेंस से होकर जाती हैं, तो मैंने वहां आपको सिखाया था कि प्यारे बच्चों अगर कोई किरण बच्चों लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन लिखा है विचलन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। विचलन हो जाता है, गलत बात है। विचलन होता भी है, नहीं होता है, ये भी गलत बात है। सभी कथन सत्य हैं, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उसमें कोई भी विचलन देखने को नहीं मिलेगा। किरणें सीधी निकल जाएंगी अगर वो प्रकाश से केंद्र से होकर जाती हैं तो। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो मेरे बच्चे पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है? मैंने पढ़ाया था बच्चों, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। तो मेरे बच्चे 50 क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए और 70 क्वेश्चन टोटल लगाने हैं। तो बच्चों बताइए कि 50 में से मेरे प्यारे प्यारे होनहार छात्रों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? और एक बार बच्चों आप सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि लाइक की संख्या 4000 प्लस हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने सभी बच्चों से कि एक बार इस सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चों से कि एक बार बच्चों सब लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। मैं देख रहा हूं 3600 लाइक्स पूरे हुए हैं, 3800 हुए हैं। जल्दी जल्दी करो, फटाफट सब लोग लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, है ना। जितना जल्दी हो सके लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। और बच्चों अगर आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो एक बार और शेयर कर दीजिए भाई, नहीं किया है तो सबको बुला लीजिए फटाफट से। तो चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुदेव आगे बढ़िए। अब 20 क्वेश्चन बचा है और उन 20 सवालों को भी जल्दी जल्दी से हमारे सामने लाइए ताकि हम उसको भी बना पाए। आइए बच्चों 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बच्चों ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक अपवर्तनांक मैंने कई बार पढ़ाया है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 इसका होता है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो बताना है वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 1.0003 होता है। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल में। 52 नंबर सवाल है, किस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का चक्रिका चपटी हुई प्रतीत होती है? किसकी वजह से ऐसा होता है? तो मेरे बच्चे सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो सूर्य चपटी हुई प्रतीत किसकी वजह से होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण लिखना है मेरे बच्चे। किसकी वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। या आपसे ये पूछा जाए कि तारों का टिमटिमाना, ये घटना किसकी वजह से होता है? तो तारों का टिमटिमाना भी बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है कौन? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बच्चों समतल दर्पण में भी बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है, हमेशा बनता है। अवतल दर्पण में भी बनता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सभी में बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ दर्पण वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, जबकि चैप्टर 1 में दर्पण हमें पढ़ना था। खैर कोई नहीं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। किसके द्वारा नहीं बनता है? पहला ऑप्शन समतल और उत्तल के द्वारा नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। अवतल और उत्तल के द्वारा, बिल्कुल यहाँ पर अवतल के द्वारा बन जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। समतल और अवतल के द्वारा, ये गलत है मेरे बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो किसके द्वारा नहीं बनता है? समतल दर्पण जीवन में, पूरे बाबू के जिंदगी में कभी भी ये वास्तविक नहीं बना सकता है। उत्तल दर्पण बाबू के जिंदगी में वास्तविक नहीं बना सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक नहीं बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है?
तो 2 नाम शामिल हैं। बच्चों 55 नंबर सवाल पर चलते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बच्चों कौन बनाता है बताइए। तो पहला ऑप्शन है अवतल। अवतल सिर्फ छोटा नहीं बनाता, अवतल छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, इसीलिए अवतल का नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, समतल दर्पण बच्चों बराबर बनाता है, तो समतल का भी नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना। तो बच्चों कहते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब केवल और केवल कौन बनाता है, केवल और केवल मेरे बच्चे कौन बनाता है, तो केवल और केवल उत्तल बनाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कर दूं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना, मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, बनाता है, बना सकता है, अगर क्वेश्चन होता कि बच्चों बना सकता है तब यहां पर हम आंसर देके, लेकिन मैं भी बच्चों कंफ्यूजन में हूं। बनाता है, बनाता तो ये भी है, अवतल भी बना लेता है, बनाता तो अवतल भी है बच्चों, बना तो लेता ही है ना, लेकिन पूछा है प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन हमेशा तो नहीं बनाता ना। बना सकता अगर होता तब मैं ऑप्शन नंबर डी कहता, लेकिन बनाता है नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों अवतल जो है बड़ा भी बनाता है, अवतल बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चों कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बनाता है मतलब बनाना है ना, बनाता है, ता है मतलब रेगुलर पूछ रहा है, जबकि रेगुलर इसका काम ये नहीं है, तो ऑप्शन बी ज्यादा सही है बच्चों। आप लोग भी ऑप्शन बी सही करना मेरे विद्यार्थी जी। ऐसे सवालों में आप देखेंगे ऑप्शन बी ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिनेमा के पर्दे पर, है ना, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हम सिनेमा देखने जाते हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बच्चों हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर मुझे लगा भाई कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि बच्चों इसे ही हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को हम पर्दे पर प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। देखिए शीशा और कांच को बच्चों प्रकाशीय माध्यम कहा गया है, क्योंकि इससे होकर के लाइट बच्चों आर पार हो सकती है ना, इससे होकर के लाइट आर पार हो सकती है, इसलिए। अगला हम लोग देखते हैं 58 नंबर में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। आप लोग इसको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, हर माध्यम में एक जैसी नहीं होती है। मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है। बच्चों अगर कांच से होकर के प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो क्या होगा, कुछ भाग अपना, कुछ भाग परावर्तित होगी, नहीं बच्चों कांच में परावर्तित क्यों होगी, है ना, लिखा है बच्चों कुछ भाग अपवर्तित होगी, कुछ भाग अवशोषित होगी, गलत बात है बच्चों, है ना मेरे बच्चे, ए बी सी दोनों। बच्चों कांच से परावर्तन तो नहीं होना चाहिए, है ना, कांच से परावर्तन तो नहीं होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा भाग तो हो ही सकता है, तो कुछ भाग परावर्तित होगी, हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मेजर भाग जो है वो अपवर्तित होगी, और कुछ भाग तो अवशोषित भी होती है बच्चों, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि जब कांच से, अगर बच्चों मान लेते हैं ये हमारा कांच रखा गया है, ये हमारा कांच है, और अभी बच्चों लाइट की स्पीड अगर बच्चों अभी लाइट की मात्रा मान लेते हैं, अगर बच्चों 200 है, तो जब इस पार आती है तो ये 200 नहीं रहता है, मान लो 180 रह गया, तो बच्चों 20 कहाँ गया, 20 कहाँ गया, तो उसमें कुछ भाग का अपवर्तन और कुछ भाग का अवशोषण हो गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ भाग को अवशोषित कर लिया गया होगा, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नॉर्मली अगर सोच के देखें तो नॉर्मली सोचने पर तो बी नंबर ऑप्शन है बच्चों, ये सब कुछ नहीं, ना तो परावर्तन होगा ना तो अवशोषण होगा, सीधा ऑप्शन नंबर बच्चों हम लिख सकते हैं बी। लेकिन थोड़ा थोड़ा भाग कहीं ना कहीं बच्चों परावर्तन भी होता होगा और थोड़ा भाग अवशोषण भी होता होगा, इस लिहाज से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में, प्रकाश की किरणें हो सकती हैं, प्रकाश की किरणें हो सकती हैं दर्पणों द्वारा परावर्तित, बिल्कुल हो सकती है, दर्पण तो परावर्तित करता ही है, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, बिल्कुल सही उत्तर है,
लेंसों के द्वारा अपवर्तित फोकसित, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों दर्पण जो है किरणों को परावर्तित करते हैं, लेंस किरणों को अपवर्तित करते हैं। मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा 60 नंबर क्वेश्चन में टोटल 60 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और मैं थोड़ा फास्ट करता हूं, गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, आवाज कैसे नहीं आएगा बच्चों बताओ। 61 नंबर सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण जो बच्चों और ना आपतन कोण मेरे बच्चे यहाँ स्टार्टिंग में बनता है, स्टार्टिंग में अगर बच्चों हम देखें है ना क्या होता है, स्टार्टिंग में बनता है आपतन कोण, और निर्गत कोण बच्चों लास्ट में बनता है। दोनों एंगल बराबर होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण जो है, जैसे मान लीजिए कांच की एक सिल्ली है बच्चों, और यहां से बच्चों अपवर्तन शुरू हुआ, तो पहला एंगल जो है पहला यहाँ आया, यहाँ अभिलंब है, यहाँ बना कोण, पहला फर्स्ट वाला कोण यहाँ बना, और दूसरा बच्चों जब यहाँ बाहर निकलते हैं तो यहाँ बना। तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होता है। तो बच्चों कहते हैं आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होता है। अगला सवाल है प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल, तो बच्चों अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C1 हमेशा ऊपर होगा। C1 कहाँ होगा? हमेशा ऊपर होगा। उस माध्यम में V1 नीचे, तो बच्चों N बराबर होगा C1 बटा V1, है ना। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, क्योंकि बच्चों अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणों के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं? तो मेरे बच्चे आपतित किरण और निर्गत किरण कांच का स्लैब जब भी बनाएंगे तो यहां से आप देखेंगे जब दोनों किरणें निकलती हैं बच्चों, तो मैंने आपको खींचकर बताया था कि ये दोनों किरणें हमेशा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? समांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये दोनों किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगला है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में क्या होते हैं? चंद्रमा टिमटिमाते हैं भैया चंद्रमा नहीं टिमटिमाते हैं तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से कौन टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनना गलत बात है, हमेशा आभासी गलत बात है, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, है ना। अवतल लेंस जो होता है वो आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे। अगला सवाल देखिएगा बच्चों 66 में, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? आप सब लोग जानते हैं अगर 2D क्षमता है तो बच्चों ये जो 2D है इससे 100 को भाग करेंगे, जब 100 को भाग करेंगे बच्चों तो 50 निकल कर आएगा, 50 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रखी गई हो। मैंने बताया है कि उत्तल लेंस में एक ही बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो बच्चों पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है फोकस पर गलत बात है, अनंत पर गलत बात है, फोकसांतर से कम दूरी पर। हाँ, ये जो फोकसांतर है इससे कम दूरी पर रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे तभी बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होती है। बच्चों मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में। अब बच्चों एक पतला लेंस लेकर देखते हैं सबसे पहले, और पतला लेंस में क्या होगा, अगर बच्चों प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा तो यहाँ पर आके गिर जाएगा। अगर बच्चों इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसको और मोटा कर देते हैं, तो मेरे विद्यार्थी जी मोटे लेंस में क्या होगा फोकस, मेरे बच्चे ये जल्दी नीचे गिर जाएगा, है ना, इस तरह से। तो मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। हमेशा याद रखना बच्चों क्या होती है? कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है मेरे विद्यार्थी जी? कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर में समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हों तो यह युग्म काम करेगा। अगर उत्तल और अवतल दोनों को एक जगह सटाकर रख दिया जाए तो बच्चों कैसा काम करेगा, ये तो हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं। 65 नंबर सवाल कहते हैं मेरे बच्चे कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का, ओहो भैया अवतल लेंस बोला है, माफ कीजिएगा, अवतल लेंस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लिखेंगे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बच्चों अवतल को हम उत्तल पढ़ लिए थे, लगता है गलत हो गया था, आई एम रियली सॉरी बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
हाँ ये सवाल था कि समान फोकस दूरी वाले उत्तल और अवतल लेंस को सटा कर रखा जाए। इसका आंसर आप लोगों को ढूंढ करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को ढूंढ करके इस वीडियो के नीचे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए बच्चों देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर सवाल। क्वेश्चन है, किसी बिंब को अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो आपको पता है अनंत का संबंध किससे है, अनंत का संबंध किससे है, अनंत का संबंध फोकस से है। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस पर। बिल्कुल सही कहा बच्चों, मुख्य फोकस पर रखना होगा। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर गलत बात है, अनंत पर गलत बात है, लेंस के प्रकाश से केंद्र फोकस के बीच गलत बात है। अनंत पर अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो फोकस पर रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यही था आज का टेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को 100% नहीं दे पाया, क्योंकि बच्चों बीच में बोर्ड बंद हो गया एक बार, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लगभग 3 सवाल मैंने छोड़े हैं, शायद 2 या 3 सवाल छोड़े हैं बच्चों। 70 में से आप लोगों ने कितना सही किया, और जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसको जरूर बना कर आइएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्लास कितने बजे है और बच्चों कहाँ क्लास होने वाला है, एक बार बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास हमारा कितने बजे है। तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट जो अपना क्लास होने वाला है, ये क्लास होने वाला है 8 PM में। कहाँ पर होने वाला है, तो मेरे बच्चे ऐप पर होने वाला है। किसका, तो हिंदी का 1 शॉट क्लास है ना, हिंदी का मेरे बच्चे 1 शॉट क्लास है। तो जरूर आप लोग जुड़िएगा। चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 6। तो 8 बजे बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर आपकी क्लास होगी, जहाँ पर हिंदी का हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग जरूर जुड़िएगा मेरे विद्यार्थी जी, 8 बजे, है ना। और सर क्रैश कोर्स कब लॉन्च कीजिएगा, भाई क्रैश कोर्स अक्टूबर के टाइम में आता है, अभी नहीं बच्चों। अभी हमारे पास जो टाइम बचा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जुलाई में पढ़ेंगे, अगस्त पढ़ेंगे, सितंबर पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स अक्टूबर में आएगा और स्टार्ट होता है नवंबर में बच्चों, ठीक है। तभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, तो टाइम के लिए टेंशन मत लीजिए। और मिलते हैं बच्चों थोड़ी देर के बाद क्लास में, 11 मिनट का टाइम है, खाना पीना खा लीजिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब बच्चों साइंस में नया चैप्टर कहाँ से शुरू होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि साइंस का नया चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मेरे बच्चे साइंस का, है ना, साइंस का न्यू चैप्टर बच्चों हमारा स्टार्ट होगा। और बच्चों वो कहाँ से होगा, क्योंकि बच्चों फिजिक्स में 2 चैप्टर हो गया, फिजिक्स में हमारा 2 चैप्टर होगा, है ना, हो गया बच्चों, फिजिक्स में 2 चैप्टर होगा, हो गया बच्चों। अब हम लोग बायोलॉजी, हमें लगता है कि बायोलॉजी स्टार्ट करना चाहिए या बच्चों केमिस्ट्री, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर चलते हैं, तो बच्चों मुझे लगता है केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए ना। केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है बच्चों अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण बच्चों। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अम्ल क्षार लवण को। तो बच्चों हो सकता है कल आपका केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलने में अच्छा लगता है। तो बच्चों केमिस्ट्री का कल दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा अम्ल क्षार एवं लवण बच्चों, ठीक है। बाय।